और मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से और इसहाक़ डार साहब ने टेक ओवर किया है, तकरीबन अभी कुछ ही दिन हुए हैं। लेकिन क्या चीज़ें अच्छी हो रही हैं क्योंकि जब हम सुनते हैं जो अपोज़िशन पार्टी हम उसको कहें या जो भी कहते हैं जो पुराने हमारे रूलर्स थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के फ़वाद चौधरी साहब या बाकी वो कह रहे हैं नहीं जी ये तो इन्होंने तबाही की हुई है और ये झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। डॉलर का रेट थोड़ा-सा गिरा है और इसके साथ-साथ कुछ थोड़ा-सा इन्फ्लेशन को भी हल्का-सा कहते हैं कि कुछ परसेंट का शायद फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि बढ़ा बहुत तेज़ी से था लेकिन कम उस हिसाब से बहुत थोड़ा-सा हुआ है। क्या हो रहा है यूक्रेन वॉर में भी कुछ शायद खबरें ये आ रही कि हो सकता है कि रशिया और उनके बीच में कोई सेटलमेंट हो जाए। तो क्या हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या असर हो सकता है? इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और साथ में यकीनन पॉलिटिकल सिचुएशन को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और डिस्कशन के लिए आज मुझे जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट और जर्नलिस्ट डॉक्टर बशारत हसन साहब। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। जी, शुक्रिया। डॉक्टर साहब एक तो ये बताइएगा कि मिफ्ता इस्माइल साहब चले गए, इसहाक़ डार साहब आ गए, पाकिस्तान भी वही हैं, सारी चीज़ें भी वही है, इकॉनमी भी वही है। क्या आपको लगता है कि क्या वो नालायक थे या उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं था मौजूदा हुकूमत को या क्या ऐसी वजूहात थी कि इसहाक़ डार साहब को लाया गया और कह रहे हैं कि जी अभी तो मैंने डॉलर पे काम शुरू नहीं किया, करूँगा तो शायद डॉलर पता नहीं कितने पे आ जाएगा। आपका क्या असेसमेंट है इस हवाले से? देखिए जी, बात ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब की आप हिस्ट्री देखें कि जब नवाज़ शरीफ साहब को हटाया गया था और फिर 2017 में एक कोर्ट ऑर्डर के बाद और उसके बाद हक़ान अब्बासी साहब जो हैं, शायद हक़ान अब्बासी वो बने थे प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने इस एक को ही मिफ्ता इस्माइल साहब को बनाया था फाइनेंस मिनिस्टर उस वक़्त भी। इनके जो साथ दूसरे स्टेट मिनिस्टर थे फॉर फाइनेंस, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। उनके साथ मुलाकातें होती रहीं, तो वो भी यही कहते थे कि इन साहब को सबसे बड़ा जो शौक है और जो ये फ़ौरन करना चाहते हैं, वो पाकिस्तानी करेंसी को गिराना चाहते हैं। अब इसकी क्या वजूहात हैं, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि इनको हिदायत आती हैं आईएमएफ से या कहीं और से। जी। लेकिन इन्होंने उस वक़्त भी यही किया था जो 106 का डॉलर था, जिस दिन नवाज़ शरीफ साहब गए हैं, इन्होंने उसको गिरा कर ये मेरे ख़्याल है 130, 32, 36 तक ले गए थे। तो ₹30 के करीब इन्होंने एकदम गिराया था और उसके बाद फिर इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई। तो इन्होंने ये किया कि आईएमएफ के जो बाकायदा उनके सर्विंग मुलाज़िमीन थे, जो कि इससे पहले इजिप्ट में वहाँ की इकोनॉमी के साथ यही काम करके आए थे, जो इन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ किया है, उनके हाथ में पाकिस्तान की इकोनॉमी को दे दिया, पाकिस्तान के स्टेट बैंक को दे दिया और फिर इवन के ऐसा लेजिस्लेशन भी पास किया हमारे पार्लियामेंट से, जिसमें कि ऑटोनॉमी दे दी गई स्टेट जी। बैंक को जी। और ऑलमोस्ट के उसको हवाले कर दिया गया जो है आईएमएफ के, और यहाँ तक उसमें लिखा गया जो रूल्स बनाए गए थे, जो कि आप लोगों ने पढ़े होंगे कि जो स्टेट बैंक का गवर्नर है, उसको हुकूमत हटा भी नहीं सकती, जी। अगर वो कोई भी गलती करे या कोई भी गलत काम करे। तो इमरान खान साहब ने उनको लगाकर बुरी तरह गिरवाया रुपए को और ₹187 तक चला गया था जब उनको हटाया गया है। जी, बिल्कुल। और उससे बहुत बड़ा गर्क हुआ हमारी इकोनॉमी का, जो हर चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। दूसरी बात ये हुई कि उसकी क्योंकि पाकिस्तान की जो एनर्जी है, वो इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल पे इन्होंने ज़्यादातर प्लांट्स लगाए, पिछले दौर हुकूमत में जी। इस नवाज़ गवर्नमेंट ने। जिसकी वजह से जब तेल महँगा हुआ, गैस महँगी हुई, यानी एलएनजी महँगी हुई और जो ये इम्पोर्टेड कोल था, ये महँगा हुआ। जी, जी। तो साथ-साथ बिजली की कीमत बहुत बढ़ती चली गई, गैस की कीमत बहुत बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री जो है, वो उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ और हर चीज़ महँगी होती चली गई। फिर हमारे किसानों ने भी हमारे साथ जो है वो एक बहुत बड़ा हाथ किया कि ये एक ज़रई मुल्क है, जहाँ हर चीज़ पैदा होती है और पैदा हो सकती है। हमारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं इस काम के लिए, देखने के लिए, उन्होंने भी जो है अजीब किस्म का पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया
कि जो चीज़ यहाँ पैदा हो सकती है वो देखा नहीं किस तरीके से इन लोगों ने वो हर चीज़ इंपोर्ट करना शुरू कर दी। दालें इंपोर्ट हो रही हैं, व्हीट इंपोर्ट हो रही है, यानी कोई चीज़ छोड़ी नहीं जो कि खाने-पीने की ये इंपोर्ट करना शुरू कर दें। अब जब इंपोर्ट आप करते हैं और आप अपना रुपया भी गिरा देते हैं, तो फिर वो खाने-पीने की चीज़ें भी बहुत महँगी हो गई। हालाँकि ये सब चीज़ें यहाँ पैदा हो सकती हैं। जी, पाकिस्तान 1 साल में $4 अरब का जो है खुर्दनी तेल यानी बिल्कुल, एडिबल ऑयल इंपोर्ट करता है। वो सारा का सारा यहाँ पैदा हो सकता है। बहुत सारा पैदा होता भी है, लेकिन ये किसानों के साथ मिलके, बड़े ज़िम्मेदारों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा जो आम आदमी की जेबों पे डाका डाला जाता है और रोज़ाना डाला जाता है। पाकिस्तान देखें, हिंदुस्तान है, कोई और मुल्क है, वहाँ अगर इज़ाफ़ा होता है कीमतों में, तो इस तरह नहीं होता, इस तरह पाकिस्तान में होता है। मुझे याद है कि जब ये ज़माना था जनरल ज़िया का या उससे पहले भुट्टो साहब का, जी, किसी चीज़ की कीमत जो है वो 5-6 साल के बाद बहुत थोड़ी-सी 5% बढ़ती थी। आजकल तो हालात ये है कि आप आज कोई चीज़ लेने जाएँ तो उसकी एक कीमत है, कल दूसरी बिल्कुल, कीमत है, परसों दूसरी कीमत है, बढ़ती चली जाती है। ताजिर जो है, हमारा सनअतकार जो है, हमारा जो किसान है, बड़ा ज़मींदार है, ये दोनों हाथों चारों हाथों पैरों से इस अवाम को लूट रहा है और जिसकी वजह से सही। जो गरीब है वो गरीब तर हो गया है और मिडिल क्लास को बिल्कुल क्रश कर दिया गया है। अच्छा, तो इस डॉक्टर साहब, सूरत-ए-हाल में ये बिल्कुल सही है आपकी बात। मतलब अगर हम एडिबल ऑयल की बात करते हैं, इवन अब व्हीट इंपोर्ट करना हमने शुरू कर दिया। शुगर चलें 2-3 साल पहले कर रहे थे, अभी कह रहे हैं कि हमारे पास एक प्रॉपर स्टॉक मौजूद है, शायद ज़रूरत ना पड़े, और अभी क्रशिंग सीज़न भी स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को देख लें। मतलब अगस्त का जब लास्ट टाइम हमारा शो हो रहा था आपके साथ, तो उसमें भी मैंने बात की थी कि $1 बिलियन से ज़्यादा हमने खाने-पीने की चीज़ें 1 महीने में मँगवाई हैं। तो सर, एक तो ये है, इसके लिए आज तक आपको किसी गवर्नमेंट को आपको लगता है कि उन्होंने कोई प्लान किया और वो किया हो कि अभी भी हमारे फार्मर्स बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, जिस वक़्त मेरी और आपकी बात हो रही है, तो मतलब पार्लियामेंट से थोड़े से 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वो लोग बैठे हुए हैं, आज छठा 7वाँ दिन है। तो जब हम नहीं करेंगे, हम इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, इम्पोर्टेंस सिर्फ़ किसको दी जाएगी? इम्पोर्टेंस सिर्फ़ उसको दी जाएगी जिसके गाड़ी पे फ्लैग लगा हुआ है या जिसने यूनिफ़ॉर्म पहना हुआ है। सर, इम्पोर्टेंस उसी की है। हमारे टीवी कमर्शियल्स देख लें, हमारी सारी चीज़ें देख लें, हमारी कहानी इससे शुरू होती है और इसी पे जाके ख़त्म होती है। फॉर्मेट तो कहीं नज़र ही नहीं आता। तो फिर कैसे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हम जी हमारे ये बिल जो है वो नीचे आ जाएगा और कोई हालात अच्छे हो जाएँगे और हमारा जो फार्मर है, वो ये चीज़ें प्रोड्यूस करेगा हमारे लिए और हमारे पेट भरेगा। मैं इसी पर आता हूँ। आपने ये अभी शुरू में बात की थी इसहाक डार साहब की। इनके आने के बाद क्या फ़र्क पड़ा है? देखें, जी, आते के साथ ही इन्होंने अभी ये जहाज़ में बैठे ही थे बर्तानिया में कि पाकिस्तान में रुपया जो है वो चढ़ना शुरू हो गया था। बिल्कुल। ₹10 का फ़र्क पड़ गया था इनके पाकिस्तान आने से पहले ही, इनके अनाउंसमेंट के बाद कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। ₹10 जो है वो रुपया चढ़ गया था डॉलर के मुकाबले में और इनके आने के बाद वो सिलसिला जारी है थोड़ा-थोड़ा करके। फिर आपने ये देखा होगा कि परसों रात को इन्होंने पेट्रोल की कीमत कम की है ₹12 34 बिल्कुल। समथिंग। जी, जी। इसी तरह डीज़ल की कीमत जो है कम की है ₹12 के साढ़े ₹12 के हिसाब से। मिट्टी का तेल जो है तकरीबन ₹10 जो है सस्ता किया है। अब इस पर आप हैरान हो जाएँगे कि मिफ्ता इस्माइल का बयान आया है, आज मैं बड़ा एक उसको सुन रहा था। वो कह जी। रहा है कि ये इसहाक डार साहब ने किस तरह कम कर दिया। इस पर तो आईएमएफ हाँ। बहुत बहुत नाराज़ होगा जी, बिल्कुल। और जो है यानी वो जो आदमी है, वो सिर्फ़ आईएमएफ की डिक्टेशन पे काम कर रहा था। उसको अपने अवाम का ज़रा-सा भी ख़्याल नहीं था लेकिन किसी सर, जब किस्म का। उनसे पैसे लेंगे तो उनकी डिक्टेशन तो वो कहते हैं सर, इसी पे आप खुद मतलब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आप खुद काम कर चुके हैं। सर, जब हम उनसे पैसे लेंगे तो फिर डिक्टेशन तो लेंगे, तो डिक्टेशन लाज़मी है, फिर वो उसमें कोई देखें, ये जी, जी। बात ये है कि उनको ये बताना होता है कि हमारे सर्कमस्टेंसेस क्या हैं इस वक़्त। इस वक़्त पूरा मुल्क में सैलाब आया हुआ है। जी, पाकिस्तान की 33% आबादी जो है वो सड़कों पर बैठी हुई है। जी, जिसके पास ना खाने को कुछ है और जो कि वबाई अमराज से बुरी तरह वहाँ पे अमवात हो रही हैं जी, और हज़ारों लोग जो हैं, इवन लाखों मैं कहूँगा, जो बीमार हो रहे हैं रोज़ाना के हिसाब से। ये सूरत-ए-हाल जो है इसको रिकॉग्नाइज़ करती है दुनिया। जी, अक़वाम मुत्तहिदा के यूएन का यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल आया था और उन्होंने आकर कहा है कि ऐसी तबाही मैंने आज तक नहीं देखी और दिस इज़ बिल्कुल। ड्यू टू क्लाइमेट चेंज।
या क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन सिर्फ लेस देन 1% है। जी बिल्कुल। बाकी जो 99.5% है वो अमीर मुल्कों का है, जिसमें इंडिया शामिल है, जिसमें कि चाइना शामिल है, जिसमें कि सऊदी यूनाइटेड स्टेट्स अरेबिया शामिल है। है, अमेरिका है, यूरोप नहीं, है। सऊदी अरबिया नहीं है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज होते हैं ज्यादा। जी अमेरिका है, लेकिन इंडिया सर है, मैं एक चाइना, ये रिपोर्ट सबसे में बड़ा मैंने उनका नाम पढ़ा था, इसलिए मैं कह रहा हूँ। वो तो नहीं, हालांकि ये मैं क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा हूँ। अच्छा नहीं, ऑयल एंड गैस सर कहते हैं कि उसका एक वो है, उसका शेयर है, इसलिए मैंने इसका नाम उसका लिया, भी मैंने होगा, पढ़। लेकिन जी ये जी सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज है ना, जी जी। जो कि जहां पे इंडस्ट्री लगी हुई है और उससे चाइना, यूरोप और ग्रीन हाउस अमेरिका। ग्रीन हाउस गैसेज जो है ज्यादा जो है वो बिल्कुल। पैदा हो करते हैं, जी जी। उसकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज होता है। तो ये मुल्क जो हैं, इनके ऊपर जुर्माना होना चाहिए। अब COP26 हुई थी, उसमें बल्कि इससे पहले जो हुई थी 2 साल पहले, जी जी। उसमें ये प्लेज किया गया था, कमिट किया गया था अमीर मुल्कों की तरफ से, जो कि सबसे ज्यादा पोल्यूट करते हैं, जैसे मैंने नाम लिया अमेरिका, चाइना, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज, इवन जी इंडिया। कमिट किया गया था कि $100 बिलियन हम देंगे उन मुल्कों को, गरीब मुल्कों को, जो जिनके ऊपर इसका एडवर्स इम्पैक्ट होगा क्लाइमेट चेंज का। बिल्कुल सर। जैसे कि पाकिस्तान पे हुआ है, इतने बड़े जो फ्लड्स आए हैं, ये सब मान रहे हैं, हर दुनिया का साइंसदान मान रहा है कि दीज फ्लड्स आर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। अब उसकी क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की और उसके अडेप्टेशन के लिए पाकिस्तान को फंड्स मिल रहे हैं। तो आप ये अपना केस रखेंगे IMF के सामने कि इतना गरीब मुल्क है, उसका ये हाल हो गया है, तो वो बिल्कुल एतराज नहीं करेगा कि अगर आप जो है पेट्रोल सस्ता करते हैं, डीजल सस्ता करते हैं, अपने गरीब जी अवाम को कोई रिलीफ देते हैं। फिर वो देता कितना है? वो एक साल में आपको $1 बिलियन दे रहा है, जबकि हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो $35 बिलियन एक साल में देती है। हमारा जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो एक्सपेट्रिएट्स है, वो एक साल में हमें 35 से $36 बिलियन जी भेजते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसका IMF का कंट्रीब्यूशन क्या है? इसका तो 1% भी नहीं है। हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं या जो हमारे ये जो है ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं, तो आप उनकी डिक्टेशन सिर्फ $1 बिलियन के लिए लेने के पाबंद नहीं है। और उनके सामने बात ये होती है कि आप बिलावल भुट्टो का देखें, मैं आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड, आई एम हाईली इम्प्रेस्ड कि उन्होंने किस तरीके से वहां पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनका जवाब दे रहे हैं। ये और बात है कि वो जरा चेहरे के तासुरात बड़े अजीब किस्म के बना रहे हैं, अगर वो जरा वो ठीक रखें इस तरह की मुस्कुराहट, और वो जो है, क्योंकि शीशे के सामने बैठ के थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। और जी जी अभी उनकी एज बहुत कम है, लेकिन बहुत मेच्योर बातें कर रहे हैं, जी मेच्योर तरीके से बातें कर रहे हैं, बड़ी सही बातें कर रहे हैं। तो वो जो है उन्होंने भी यही कहा है, सारी दुनिया को ये बावर कराया है कि इसमें पाकिस्तान जो है किस तरह इस वक्त मुसीबत में है, और सब मान रहे हैं। $2 बिलियन वर्ल्ड बैंक ने देने का ऐलान किया है इस सैलाब के मुतासरीन के लिए वगैरह। तो जी ये सूरत हाल है, लेकिन ये जो है उसको बड़ी सख्त तकलीफ हो रही है मिफ्ता इस्माइल को, कि क्यों जो है वो रुपया थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, और क्यों जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम की गई हैं, क्यों आवाम को रिलीफ दिया गया है, क्योंकि वो ओके। खुद इंडस्ट्रियल क्लास से ताल्लुक रखता है। हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है हमारा, अच्छा आप किसानों पर आ जाइए, जी आपने जी जो बात बिल्कुल। की, देखिए ये एक बहुत बड़ा एक, ये आपने जादूगर कभी देखा होगा ना, वो जादूगर जो है वो आपको सामने एक चीज दिखा रहा होता है, असल में वो बिल्कुल इल्यूजन होता है, वो नजर का धोखा होता है। बिल्कुल ये जो सर। आपको नजर आ रहा है ये नहीं है, कुछ ये और है। जादूगर है, ये इनको किसी ने भेजा है। अच्छा, हमारा जो पार्लियामेंट है, बहुत गौर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे पार्लियामेंट में चाहे वो नून लीग है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे वो ये इसकी लीग है, PTI है, जी जी जितने भी पार्टीज हैं या और मजहबी पार्टीज हैं, इन सब के जमींदार बैठे हुए हैं, बड़े जमींदार जो है हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। ठीक है जी, ना वो अपने ऊपर एक पैसा टैक्स लगने देते हैं। आपके नाजरीन हैरान हो जाएंगे कि एक जमींदार है जो कि अरबों खरबों रुपए कमाता है साल के। ठीक है जी, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी इस तरह की हैं जो ये जी जी कहते हैं कि ये एग्रीकल्चर से मुतालिक, एक पैसा टैक्स उसके ऊपर लीगली नहीं है, आप उससे कोई इनकम टैक्स नहीं ले सकते, उसकी एग्रीकल्चरल इनकम पर एक पैसा टैक्स नहीं वो देता। दूसरी तरफ अगर कोई गरीब क्लर्क जो है, वो उसकी थोड़ी सी तनख्वाह है, उसको आप निचोड़ लेते हैं उस पर टैक्सेस लगाकर, डायरेक्ट टैक्सेस लगाकर और इनडायरेक्ट टैक्सेस से उसको निचोड़ लेते हैं कि वो गरीब जिंदा नहीं रह सकता, वो अपने बच्चों को जो है वो खाना नहीं खिला सकता। दूसरी तरफ ये जमींदार जो है, अरबपति खरबपति जो जमींदार हैं, जी एक पैसा इनके ऊपर लीगली टैक्स नहीं है, ये अपने ऊपर टैक्स लगने नहीं देते, सर। क्योंकि ये बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में। एक सेकंड में अपनी जी बात जी खत्म प्लीज करूं प्लीज प्लीज। कि ये जो आए हैं
ताजर ये डिमांड क्या कर रहे हैं? ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें जो है बिजली सस्ती दी जाए, ठीक है जी, हमें बीज सस्ते दिए जाएं, हमें जो है खाद सस्ती दी जाए। अब खाद किससे बनती है? खाद बनती है आपकी गैस से, उसका रॉ मटेरियल है। गैस जो है मुल्क में है कोई नहीं, आप एलएनजी पर अगर बनाएंगे तो वो तो खाद इतनी महंगी हो जाएगी, उससे बेहतर है कि आप इंपोर्ट कर लें। आप ये सारी चीजें ये मांग रहे हैं कि हमें सस्ती दी जाएं, उसके बाद ये कहते हैं कि जो मुशर्रफ साहब के जमाने में 450 रुपए की मन गंदम का रेट था सरकारी, वो हमें 4000 रुपए का दिया जाए, ठीक है जी। अभी 2200 रुपए है, उसको बढ़ाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आटा जो है वो इस वक्त जो ब्रेड है इस्लामाबाद में, एक ब्रेड वो 170 रुपए की होती है। मेरा ख्याल है इंडिया में तो ये 50 रुपए की सर वहां तो अगर इंडिया वाली तो अब मतलब कहानी नहीं है। वो हमारे बहुत सारे दोस्त आपके भी होंगे, मेरे भी हैं, वो कहते हैं हमसे आप कंपैरिजन आप छोड़ दे, कहते हैं वो जमाना और था कि आप लोग किसी जमाने में आगे हुआ करते थे और हम पीछे हुआ करते थे, और ये बात अब सही हो गई है। और पिछले 4-5 सालों में तो ये बिल्कुल ही मतलब हम यहाँ और वहां वाली मतलब बात हो गई। हालांकि एक जमाना था कि हमारा रुपया स्ट्रांग था, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग थी, हमारी डिप्लोमेसी स्ट्रांग थी। अब वो सारी चीजें जहां पे हम थे मतलब वो उससे बहुत ऊपर चले गए। हमने सर यूजीए में भी बात किसानों वाली खत्म करूं कि ये अब ये सारी चीजें जो है ये कह रहे हैं कि हमें सस्ती दें, और उसके बाद हमसे गंदम जो है वो बहुत महंगी खरीदें, 4000 रुपए तक की खरीदें भान के हिसाब से, और उसके बाद हम एक पैसा टैक्स भी नहीं देंगे क्योंकि आप हमारे ऊपर टैक्स लगा ही नहीं सकते, कोई टैक्स है ही नहीं हमारे ऊपर। तो ये जो है ये पाकिस्तान को गर्क करने वाली बात है। दूसरे इनको भेजा गया है, देखें एक मिसाल मैं आपको दूं कि एक तरफ राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हम इमरान खान को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे, हम इनको फैजाबाद पे रोकेंगे, उधर जो है हम इनको दूसरी जगहों पे रोकेंगे, इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकते। दूसरी तरफ ये किसान आते हैं, ये किसान आके इन्होंने हमारे सर पे बिठा दिया है, मैं इस्लामाबाद में मूव नहीं कर सकते, हमारे रास्ते सारे बंद हो गए हैं। बिल्कुल सर, ये कैसे आ गए इस्लामाबाद के अंदर? ठीक है, इनको लाया गया है, इनको छोड़ा गया क्योंकि इनमें तीनों पार्टीज के लोग शामिल हैं, तीनों पार्टीज इनको सपोर्ट कर रही हैं, तीनों पार्टीज में जमींदार हैं बड़े। ये सर असल जो कहानी है राना सनाउल्लाह साहब की, तो मतलब अफसोस के साथ सर ये कहना पड़ता है कि टीटीपी हमारे शहरों तक पहुंच चुकी है, और वो राना साहब जो है मूंचों को ताव दे के शायद तेल लगाकर और बड़ी बड़ी बड़के मार के बैठे होते हैं। मतलब हद होती है। वो इंटीरियर मिनिस्टर नहीं है, वो उस दिन सेनेटर जाहिद खान साहब का स्टेटमेंट में पढ़ रहा था कि वो सुल्तान राई वाले डायलॉग जो है ना वो यहाँ पे बैठ के मार रहे होते हैं, और इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। मतलब वो जो इमरान खान करते थे ना, उससे ये 2 कदम आगे वाली कहानी है इनकी। और सर 16 सितंबर 2022 को एक सर्कुलर आया, और उसमें कहते जितने पार्लियामेंटेरियन सेनेटर्स हैं इनको टोल टैक्स फ्री हो जाए। क्यों सर? ये इनके बाप का मुल्क है कि ये टोल टैक्स में और आप लाहौर जाएं तो हम 1200 रुपए टैक्स दें, लेकिन एक पार्लियामेंटेरियन साहब जहां से ट्रेवल करते हैं हमारे पे बड़ा एहसान करते हैं कि जी 5 साल के लिए हमें जलील करने के लिए पार्लियामेंट में बैठा हुआ कोई सेनेटर बन के करोड़ों रुपया दे के, लेकिन अगर वो टोल टैक्स देता है तो उसकी जो है ना वो मतलब अगली पिछली सारी जो है ना वो हो जाएगी और उसकी दौलत में कमी आएगी। सर शर्म नहीं आती इन लोगों को, यकीन करें शर्म नहीं आती, इतनी सी भी शर्म नहीं आती। हम न किसान की बात करते, मैं कहता हूँ किसान को भी छोड़ दे। ये जो 442 बैठे हुए ना, 442 एक से बढ़कर एक बेशरम बैठा हुआ है सर इसके अंदर। देखें ना सिर्फ ये बात है, बल्कि आप ये देख लें कि इनको एहसास आम आदमी का क्यों नहीं है। क्यों होगा? पाकिस्तान में हर चीज जो है पाकिस्तान की जरूरत से 10 गुना ज्यादा पैदा हो सकती है और होती है। चीनी की आपने बात की, मैं क्योंकि चीनी के कारखानों के बहुत नजदीक रहा हूँ, इनमें मैंने पावर प्लांट्स लगवाए हैं जी जी, जो बगास से चलने वाले, उसमें ये शहबाज शरीफ साहब की मिल में इंडिया का प्लांट लगा है जी, जो, और वो बाकायदा वहाँ के लोग आए हुए थे इंजीनियर, उन्होंने जिस पे भी रोला बना हुआ है, ये वो वाला है कि कहते हैं आधा प्लांट भेजा पहुंचा हुआ और आधा नहीं, जिसकी अप्रूवल मैंने ही दी थी, और वो सारा इनको एलओआई वगैरह मैंने इशू किया था। तो ये जो है, अब मैं क्योंकि शुगर इंडस्ट्री के बहुत नजदीक रहा हूँ, आपके लिए खबर है क्योंकि ये गलत मैसेज ना चला जाए, पाकिस्तान में सरप्लस एनर्जी चीनी पैदा होती है, सरप्लस चीनी पैदा होती है। गेम क्या होता है कि ये यहाँ पे मशहूर कहते हैं कि जी सरप्लस हो गई, सब बहुत ज्यादा सरप्लस हो गई, उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, और उसके बाद कहते हैं ओहो अब तो कम हो गई, ये तो कीमतें बढ़ रही हैं, फिर वो उसको कहते हैं आई एम सॉरी टू कट यू, लेकिन एक्सपोर्ट कहाँ होता है? अफगानिस्तान करते हैं। हालांकि अफगानिस्तान में चीनी का इस्तेमाल ना होने के बराबर है, जितना मैंने देखा वहां गुड़ का इस्तेमाल होता है। नाम उनका लगाते हैं, चीनी यहाँ पे पड़ी होती है जो 80 रुपए किलो होती है, फिर हमें 160 रुपए किलो बेची जाती है सर, सिर्फ कागज जाते हैं। एग्जैक्टली सर।
असली चीनी जाती नहीं है, सिर्फ एब्सोल्युटली कागज जाते हैं, वहां से कागज वापस आ जाते हैं और बिल्कुल अरबों खरबों रुपए जो है लोग कमा लेते हैं। बैठे देखिए बिठाए एक हमें सब पता है किस किस तरीके से इस मुल्क को, इस कौम को, इस गरीब को लूटा जा रहा है। और अफसोस ये होता है कि जो आया था इंसाफ के नाम पे इमरान खान, उसने भी कुछ नहीं किया। उसने भी अमीरों के लिए काम किया, बड़े जमींदारों के लिए काम किया, कारखानेदारों के लिए काम किया, बिजनेसमैन के लिए काम किया, बिल्कुल बड़े बिल्डर्स के लिए काम किया। इसने एमनेस्टी दी, किसको दी? जिसने हराम कमाया हुआ है। ओके, जितना हराम तुमने कमाया हुआ है, बाहर रखा हुआ है, तुम उसको ले आओ। तुम्हें अगर ये आकर लगाओ इसमें सेक्टर में कंस्ट्रक्शन के, तुम्हें कुछ नहीं पूछा जाएगा कि तुमने कितना कमाया था, कहां से कमाया था, कैसे कमाया था। आपने एक दफा नहीं, 2 दफा दी। तो ये लोग जो हैं, इमरान खान से मुझे बड़ी सख्त इसमें शिकायत है कि आप आए थे इंसाफ देने के लिए, लेकिन जी आपने भी अमीरों को अमीर तर बनाया, गरीबों को ठीक गरीब है तर बनाया, और आपने एजुकेटेड मिडिल क्लास को क्रश कर दिया, खत्म कर दिया एग्जैक्टली यू आर एब्सोल्युटली राइट सर आई 100% एग्री विद यू सर आपने प्लांट की बात की पावर प्लांट की क्योंकि ये तो खैर पहले आपने जो कह रहे हैं कि आपने मतलब आपकी उसमें आपने अप्रूवल वगैरह दी थी क्योंकि आप एनर्जी सेक्टर के साथ मतलब काम करते रहे बल्कि उसको हेड करते रहे आप सर अभी भी एक प्लांट का जिक्र चला है कि जी इमरान खान साहब बड़ा वावेला कर रहे थे कि ज्यादा प्लांट मंगवाया है और मरियम नवाज को ये दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है सर तो मतलब जो इंडियन मेड प्लांट्स है ये ज्यादा बेहतर है ज्यादा एफिशिएंट है इसलिए या क्या वजह है कि हम इसके ऊपर भी पॉलिटिक्स करते हैं मैं तो कहता हूं कि अगर कोई अच्छी चीज हमें किसी कंट्री से भी मिली तो हमें हमें ले लेनी चाहिए ना कि इसके ऊपर हम ड्रामे करते रहें देखें जी, ये जो मंगाया था शहबाज शरीफ साहब के पास के शुगर मिल के लिए, जी जी ये 110 बार का था, जो कि बॉयलर था उसका। ये हाई प्रेशर बॉयलर से कहते हैं। जी जी ये हमें दूसरी जगहों से बहुत महंगा मिलता था। फिर हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करवाई थी, और इंडिया इसकी ने टेक्नोलॉजी इंडिया से भी करवाई थी ओ, और मुल्कों से भी करवाई थी। मैंने जब भी काम किया किसी भी सेक्टर में, तो मेरी कोशिश ये होती है, बजाय इसके कि सिर्फ जो है प्रोडक्ट लिया जाए बना हुआ, बल्कि टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कराई जाए। गुड तो जबरदस्त उसमें हमने ये किया कि जो है, एक पब्लिक सेक्टर में करवाई जो कि हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स है, जी उसको करवाया, कि उसको ये बता दिया, टेक्नोलॉजी दी। और दूसरे प्राइवेट सेक्टर में दी, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, जी जी तो उसको भी हमने ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवाई, जी और मुख्तलिफ जगहों से करवाई दुनिया में। जी दूसरी बात यह है कि इनको अपने मसाइल जो भी हैं, सियासी मसाइल हैं, कश्मीर के मसाइल हैं, ये हल कर लेने चाहिए। इंडिया को भी कर लेने चाहिए, फौरन इनको बैठना चाहिए। देखें, नफरतों से, एक दूसरे के साथ जो है झगड़ा करके कुछ हासिल नहीं होगा। बिल्कुल अब ठीक ये वो जमाना नहीं है कि आप जंग करके किसी से कुछ जीत सकते हैं। ना जी पाकिस्तान कुछ ले सकता है, ना इंडिया कुछ ले सकता है। बिल्कुल आपको ठीक है बैठना चाहिए। इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान, बहुत बड़ी मार्केट है। हमारे 23 करोड़ लोग हैं, और बिल्कुल साथ लगी हुई है, जो कि आपके साथ बॉर्डर मिला हुआ है। और बिल्कुल सही पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ी मार्केट। पाकिस्तान में बहुत कुछ बनता है। मैं आपको बताऊं कि ये 80s में, बल्कि शायद उससे पहले 80s में, जी जी अर्ली 80s में एक नुमाइश हुई थी इंडिया में पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की। जी जी उसमें इतना ज्यादा वो कामयाब हुई थी, दिल्ली में हुई थी, इतना ज्यादा वो कामयाब हुई थी, और इतने लोगों ने पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को पसंद किया था कि एक दिन के वो एक हफ्ते की नुमाइश थी, एक दिन में सारा सामान खत्म हो गया था जो यहाँ से भेजा गया था। ओ उसके बाद ट्रकों में यहाँ से दोबारा भेजा गया। इंडिया में इतना पसंद किया जाता है पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को। हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है दुनिया की बेहतरीन है। यहाँ जो कपड़ा पैदा बिल्कुल सर होता है, पाकिस्तान का लॉरेंसपोर का जो कपड़ा था, जी तो बिल्कुल इवन के, मैं जब इंग्लैंड में था, मैं पढ़ रहा था, आपके बहुत सारे, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, कहते हैं पता नहीं ये डॉक्टर पढ़ा लिखा भी है कि नहीं। आपसे सर और किस्म के मैं लोग आते हैं अजीब अजीब किस्म के आते हैं। उसका कुछ तो हो नहीं सकता मैं जब खाली बैठा होता जवाब भी देता हूँ। तो मेरी मास्टर्स और जबरदस्त पीएचडी इंग्लैंड जबरदस्त से सर है। आपके आपके मैं सुनने वालों के लिए बता दूं, मैं जी इंग्लैंड जी में काफी अर्सा रहा हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में बहुत अर्सा रहा हूँ, मैं यूएन में भी रहा हूँ। बिल्कुल तो ये बात ये है ना कि ये चीजें हम जो है थोड़ी सी अगर मिलजुल कर करें, बिल्कुल इन मुल्कों में हमारे पास बड़े अच्छे एक्सपर्ट्स हैं जिसका इंडिया फायदा उठा सकता है। इंडिया के जी पास बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स हैं जिनका हम फायदा उठा सकते हैं। बेशक इंडियन बिल्कुल डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। अब जैसे ये होता है लिवर ट्रांसप्लांट, बिल्कुल ये इंडिया में बेहतरीन सर्जन है उसकी, और कम कीमत पर होता है। और बिल्कुल पाकिस्तान से पहले जाते भी थे मरीज बिल्कुल वहां लोग पे गए हैं इलाज बिल्कुल कराने के लोग गए हैं लिए। सर बिल्कुल बिल्कुल इस तरह बिल्कुल पाकिस्तान के पास बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिससे इंडिया फायदा उठा सकता है।
लेकिन अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे, आपस में जो है नफरतें बढ़ाते रहेंगे, किसी का फायदा नहीं हो रहा। वो हंसते हैं। देखें, हमें आपस में लड़ाकर वेस्ट जो है वो अपना महंगा तरीन असला हमें बेचता है। एग्जैक्टली, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का असला इंडिया भी खरीदता है, पाकिस्तान भी खरीदता है, बिलियंस ऑफ बिल्कुल डॉलर्स ठीक का, कह रहे हैं, बिल्कुल और सही कह अपने रहे हैं, मुल्कों को गरीब करते हैं, अपने नो लोगों को डाउट। गरीब करते हैं, उनकी जेबें भरते हैं। और किस लिए कि नफरतें वो लोग पैदा करके गए हैं ठीक, और हम और उसको बढ़ा रहे हैं। नहीं बिल्कुल तो आपस में मसाइल जो है, कश्मीर है, दूसरा मसला बैठ के हल करें। नो डाउट सर, उसके बाद ये है कि सबसे सस्ती चीजें जो है हमें इंडिया से आ सकती हैं, और बिल्कुल, हमारी चीजें जो है वहां जा सकती हैं। बिल्कुल हम सर, जो लेकिन है मिलकर अफ़सोस के तैयार साथ किया, बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान उनके लिए। बिल्कुल सर, एक लेकिन अफ़सोस के साथ हम सस्ती चीज़ें लेने के शायद हम आदी नहीं हैं, और वही चीज़ें फिर महँगी करके हम दुबई से खरीद लेते हैं, लेकिन जब हमें अगर डायरेक्ट वाघा बॉर्डर से मिले या किसी और पॉइंट से मिले, तो मेरे ख़्याल में वो हम कहते हैं कि शायद हमारे शान के ख़िलाफ़ है। इस वजह से फिर हम इस तरह की पॉलिसीज़ बनाते हैं कि उसमें कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, और जो मतलब मासेज़ हैं उनको नुकसान हो। बेचारे मतलब कभी सब्जी के लिए ज़लील हो रहे हैं, कभी आटे के लिए ज़लील हो रहे हैं, कभी चीनी के लिए, और कभी किसी और चीज़ के लिए। एनर्जी के क्राइसिस हम लोग देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बड़ी ज़बरदस्त बातें आपके साथ हुई, और यकीनन आइंदा भी होती रहेंगी। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। शुक्रिया जी। थैंक यू हाँ। सर।